10 साल हो गए मेरे को ये भटकते भटकते, दर दर भटक रहा हूँ मैं। भटक रहे थे। 1.5 साल में मेरे को होश नहीं था, सच बताऊं तो। शिराजुद्दीन है, मैं उसका नाम भी बोलना चाहूँगी। उस लॉयर ने एक्यूज़ को बचाते हुए बोला कि वो रिफॉर्म हो गए हैं, उनको क्षमा दे देनी चाहिए। कम से कम उन्होंने हत्या कर दी, मार दिया, कम से कम काटा तो नहीं उसको। 16 दिसंबर 2012 की वो रात आप सभी को याद होगी जब निर्भया कांड हुआ था। लेकिन 9 फरवरी 2012 को एक और निर्भया कांड हुआ था और वो थी पहाड़ की निर्भया। कई सारे केस ऐसे होते हैं जो कि मीडिया के सामने नहीं आते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। निर्भया कांड में इंसाफ मिल पाया क्योंकि मीडिया ने पूरा सपोर्ट किया, प्रेशर मीडिया से हुआ और तब जाकर न्याय मिल पाया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो कि मीडिया के सामने नहीं आ पाते और इस वजह से वो जो माँ बाप होते हैं, जो पीड़ित के माँ बाप होते हैं, धक्के ही काटते रहते हैं और कम से कम 10 से 12 साल हो जाते हैं, उनको इंसाफ यहाँ पर नहीं मिलता है। तो आज पहाड़ की निर्भया किरण नेगी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। उनके माँ बाप आज हमारे साथ हैं और 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। तो इन 10 सालों के अंदर पुलिस की क्या कुछ कार्यप्रणाली यहाँ पर रही है, जुडिशियल सिस्टम ने क्या कुछ यहाँ पर किया है और साथ ही साथ सरकार में बैठे नेता मंत्री किस तरह का व्यवहार रखते हैं, ये सब कुछ उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल के दौरान ये जो दर्द भरा जो सफर रहा है ये कैसे बीता और कहां कहां पर ठोकरें खाई हैं, क्या कुछ किया उन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। और पहला एक और सवाल मेरा यह है कि क्या जब यहां पर पहाड़ की निर्भया को इंसाफ नहीं मिल पाया है तो क्या आपको लगता है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल पाएगा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं कुंवर सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं, साथ ही महेश्वरी नेगी जी हैं, उनकी माता ये पिता हैं, और साथ ही एंटी रेप एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं जो कि लगातार पूरे 10 सालों से इनके साथ खड़ी हुई हैं, हर हियरिंग में उनके साथ जाती हैं, कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई और जितनी हो सकता है मदद उनकी कर रही हैं। योगिता भयाना जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। अंकल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत लंबा अरसा होता है 10 साल जी। और मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप वहां से बताइए जब ये घटना हुई थी, उस शाम से बताइए कब आपको पता चला कि आपकी बेटी किडनैप हो गई है और आपने सबसे पहले कहां शिकायत की, क्या क्या आपको सुनने को मिला। इस 10 साल के अंदर जो पुलिस व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है और जो सरकारी सिस्टम है, इस सबको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब एक गरीब परिवार की बेटी के साथ कुछ इस तरह की घटना होती है और जो घटना यहाँ पर हुई है, अगर आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े करने वाली है। मैं दोबारा से यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो दर्द है वो फिर से यहाँ पर ताज़ा हो जाएगा। मैं चाहूंगी आप इसे गूगल पर पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर है। आप थोड़ा बेटी के साथ बताएं कि किस शाम को जो है किडनैप हुई, कैसे आपको पता लगा, क्या हुआ था? 9 फरवरी 2012 को हमारी बेटी जो है गुड़गांव से जॉब करके अपनी सहेलियों के साथ में, 3 सहेली और भी थी साथ में, 3 सहेलियों के साथ में चारों थे वो। बस से उतरने के बाद मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता पैदल का है और वो घर को आ रहे थे और उस रास्ते पे लाइट भी नहीं थी। फरवरी का महीना था, दोनों साइड में सरसों का खेत थे, कोहरा भी पड़ा हुआ था, जिसके कारण जो है अब जो है कि जो किडनैपर थे इन्होंने जो है कि दिन में तो ये चोरी डकैती करते थे और शाम को जो है इस तरह का जो है कि मतलब घात लगा के बैठते थे रोडों पे। हमारी लड़की जब घर को आ रही थी तो उससे पहले मैंने उसको फ़ोन किया कि बेटा कहाँ पे वो पहुँच गए। वो बोला पापा 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। उसके बाद उसका किडनैप हो गया तो फिर उसकी सहेली ने फ़ोन करा कि अंकल किरण का किडनैप हो गया। उसके बाद जो है किडनैप हो गया तो थाने में गए तो थाने वालों ने एक्शन नहीं लिया, तुरंत एक्शन नहीं लिया। क्या कहा उन्होंने कहा भाग गई होगी। भाग गई होगी। एफआईआर लिखी? एफआईआर लिखी है, बाद में लिखी है, जब मतलब काफ़ी देर बाद। लेकिन नहीं, मतलब आप पहले उनके पास गए तो आपने शिकायत की तो शिकायत करी उसी है। दिन उसी वक्त उन्होंने एफआईआर लिखी?
उसी वक्त नहीं लिखी, काफ़ी देर बाद लिखी है, और ना उन्होंने एक्शन तुरंत लिया। अगर एफआईआर की कॉपी आपको दी थी? जी, ठीक। अगर वो एक्शन तुरंत लेते तो शायद आज हमारी किरण हमारे साथ में होती, लेकिन जो है उन्होंने कहा कि भाग गई होगी। तो पुलिस यहाँ पे खुद ही जज बन गई है और बताने लग गई है कि लड़की तो भाग गई होगी, जब यहाँ पे एक पिता कह रहे हैं कि उसका किडनैप हुआ है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, कितनी देर बाद पुलिस ने एक्शन लिया? पुलिस ने एक्शन काफ़ी देर बाद, जब पब्लिक भी वहाँ पहुँची है मेरे साथ में, तो पब्लिक ने जो है काफ़ी देर दबाव डाला, तब वो कहने लगे जी हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं इधर उधर जाने के लिए। अब ये दिल्ली की पुलिस दिल्ली की पुलिस के पास गाड़ियां नहीं गाड़ियाँ है। नहीं बहुत है। बढ़िया। और दिल्ली की और सड़कों पे लड़की लाइट किडनैप भी नहीं होती है। उसको ढूंढने में असमर्थ हो रहते हैं ये लोग। कहते हैं कि किसी से प्यार मोहब्बत हो गया, अगर भाग गई होगी, यानी कि उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। अगर एक्शन लेती तो आज वो हमारे साथ में हम रहती है, ये नौबत नहीं आती। 10 साल हो गए मेरे को ये भटकते भटकते, दर दर भटक रहा हूँ मैं, किसके पास नहीं गया मैं। हाँ इतना है कि मैं गरीब हूँ, अगर मेरी जगह कोई अमीर होता या कोई मंत्री होता, कोई नेता होता, तो ना तो उसके लड़की के ये हाल होते, और अगर होते भी तो इंसाफ उसको तुरंत मिल जाता। मतलब यानी कि इतना 10 साल नहीं काटता वो। एक गरीब होना लगता है कि आज के समाज में लगता है कि एक सजा होना हो गया है कि हम गरीब हैं, और इस वजह से पुलिस बिल्कुल कह सकते हैं तवज्जो नहीं देती है। एफआईआर तक लिखने में इतनी मशक्कत करनी पड़ती है आजकल। और भी उत्तराखंड में कई सारे केस हमारे सामने आए हैं जहां पर पुलिस एफआईआर तक यहां पर नहीं लिखती है। और अभी हाल फिलहाल की घटना है जब एक व्यक्ति की वाइफ को मैंने सुना था कि अगर उनको जो है रेप की धमकी आती है तो पुलिस कहती है कि इसमें कोई केस नहीं बनता है। तो क्या पुलिस यहाँ पे मतलब रेप होने का वेट करती है कि जब केस बनेगा तब जाके एफआईआर लिखेंगे? तो ये यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है कि पुलिस आखिरकार क्यों इस तरह की जब शिकायत आती है तो उस पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्या कोई बड़ी घटना होने का यहाँ पर इंतजार करती है? जिस तरह से हमने अंकिता हत्याकांड में भी यहाँ पर देखा कि राजस्व पुलिस पटवारी है, तुरंत इसमें एक्शन नहीं लेते। 18 तारीख को वो गायब होती है और उसके 5 दिन के बाद लाश मिलती है। 5 दिन में बहुत कुछ हो जाता है। अब यहाँ पर वापस से आपके केस को भी आते हैं, क्योंकि लगातार हम अंकिता के केस से जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि वो भी पौड़ी से ही है, आप लोग भी पौड़ी से ही हैं, और आप लोगों को अब तक न्याय नहीं मिला है। और ये 10 साल आप लोगों ने जो झेले हैं, मैं चाहती हूं कि वो आप बताइए, ताकि हर उस गरीब परिवार जिसके साथ कभी इस तरह का घटनाक्रम अभी हाल फिलहाल में हुआ हो, अंकिता के माता पिता भी सुन रहे होंगे, तो उनको भी पता चले कि सिस्टम कैसा है, कैसा झेलना पड़ता। आज हिंदुस्तान के जितनी भी गाड़ी मोटर होते हैं, ट्रक होते हैं, बसें होते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब कानून व्यवस्था इतना लूज रहेगा तो बेटी कहाँ से बचेगी? इस तरह तो बेटियों का जो है कि शोषण होता रहेगा और मर्डर होता रहेगा और उसको न्याय नहीं मिलेगी। 10-10 साल हो गए हैं, 20-20 साल हो जाएं, 15-15 साल हो जाएं, उसको न्याय नहीं मिलेगी। यानी कि जिसके साथ में घटना घटी है उसके अगर वो डेथ हो जाएगा तब भी उसको जो है कि न्याय नहीं मिलेगी। जब 10 साल मेरे को हो गए लड़ते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, तो कहाँ से न्याय मिलेगी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने बताया कि पुलिस के ऊपर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर गए, दबाव बनाया, तब जाकर एफआईआर लिखी है। और उसके बाद फिर कैसे कैसे लाइक एक्शन हुआ, कहाँ कहाँ गए? 3 रात 3 दिन हमने थाना का घेराव किया, डबल रोड को जाम किया। जब तो पुलिस जो है थोड़ा एक्शन में आई, और उसके बाद भी डेड बॉडी नहीं ढूंढ पाई। तो डेड बॉडी हरियाणा में जाके मिली, जबकि एक किसान के खेत में, सरसों के खेत में डेड बॉडी पड़ी थी। किसान खेत में घूमने गया था, उसने देखा तो उसने हरियाणा पुलिस को बताई। हरियाणा पुलिस ने फिर दिल्ली पुलिस को बताई, छावले पुलिस को बताई कि डेड बॉडी पड़ी है। तब हमने तो सुना है दिल्ली की पुलिस बहुत ही एक्टिव है। हाँ, एक्टिव है। मतलब कोई पर्स भी खो जाता है तो ढूंढ के निकाल देते हैं। हाँ, यहाँ तो एक बेटी खो गई है। नहीं तो पर्स तो ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि जो पर्स खोया था वो उसको 12-15 घंटे नहीं लगे उस पर्स को मिलने में। तो वो मतलब नेता मंत्री का एक पर्स खो जाता है तो 12-15 घंटे के अंदर आ जाता है। एक बेटी खो गई है और कई दिन बीत जाते हैं, फिर भी पुलिस ढूंढ नहीं पाती है। हरियाणा की पुलिस इन्फॉर्म कर रही है दिल्ली की पुलिस को, तब जाके मिलती है। पर्स गुम हुआ
छीन के लेके गए है, गुम नहीं हुआ, छीन के लेके गए लुटेरे, और वो 12-15 घंटे में जो है परस वापस आया है। कोई आज तक मतलब किसी का परस नहीं आया इस तरह से, तो बेटी कहाँ से आएगी? गरीब आदमी को तो वैसे ही धक्का मार देते हैं थाने वाले, पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस वाले आपसे क्या कुछ कहे थे? बस पुलिस वाले यही कह रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं। पहले तो ये चर्चा रही कि भाग गई होगी, आ जाएगी 2-3 दिन में, आ जाएगी 1 आध दिन में। लेकिन पुलिस का काम क्या है कि किस लिए होती है पुलिस? जनता के लिए होती है। आज मतलब जो है कि गरीब जनता के साथ में अगर इस तरह व्यवहार करेंगे पुलिस, तो फिर गरीब जनता तो वैसे ही मर जाएगी, गुंडा राज चलेगा। ठीक है, दबाव आपने डाला, पुलिस ने फिर फाइनली एफआईआर जैसे तैसे लिखी भी है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में काफ़ी मतलब जो है कि ये जंतर मंतर पर बैठा रहा 2 महीने में, नवंबर दिसंबर के 2 महीने में जंतर मंतर बैठा रहा। वहाँ से कुछ पब्लिक भी जुड़ी है, सपोर्ट कुछ मिला। लोअर कोर्ट में केस आया, वहाँ पे भी मतलब जो है कि कोई सुनाई नहीं। उसी दौरान जब निर्भया कांड हुआ था तो सुप्रीम लोअर कोर्ट में ये उसका कोर्ट बन गया, ये क्या बोलते हैं उसको, फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना। तो हमारा जो केस था वो पहले 2 जजों के पास था, एक से शिफ्ट हुआ दूसरे में, दूसरे से शिफ्ट हुआ, तब फास्ट ट्रैक में तीसरे में आया। तब फास्ट ट्रैक में तब वहाँ फैसला मिला। उसके बाद मुलजिम भी मिले हैं, मुलजिमों को भी बंद किया है। जिस एनडी का कार में लड़की को किडनैप किया गया था वो भी मतलब जो है कि आज लोअर कोर्ट में बंद है। और होते करते लोअर कोर्ट में मैं पब्लिक को लेके जाता था अपने कॉलोनी से, 4-4 बसें भर के लेके जाता था, क्योंकि जब न्याय नहीं मिला वहाँ से जल्दी तो हल्ला गुल्ला प्रदर्शन तो करना ही था। न्याय मिल गया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट पहुँचा, वहाँ से भी मतलब जो है कि वहाँ तो ठीक रहा, वहाँ से जो है जल्दी फैसला आ गया था, फांसी का ऑर्डर हुआ है वहाँ से भी। आज मेरे ख्याल से 6-7 साल तो हो ही गए होंगे सर सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हमारी इतनी धरपकड़ नहीं है। अगर होते हम नेता, कोई मंत्री होते। हाई कोर्ट ने फांसी का ऑर्डर दे दिया था, बता रहे हैं किस ईयर में? 14, ठीक है, 2014 में। और उसके बाद आप बता रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट आ गया ये केस। तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों अटका हुआ है अभी तक, और कब आया सुप्रीम कोर्ट में? 2014 में ही आया? हाँ, मतलब लगभग 1 आध महीने में आ गया, मतलब ठीक है, 1 आध महीने में ट्रांसफर। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी क्यों अटका हुआ है, क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, मतलब न्याय देने के लिए, मतलब कि वो देख रहे हैं कि अभी मतलब तिहाड़ जेल में मुलजिमों की कमी है। जब अभी भरान पूरा नहीं हुआ है तो न्याय कहाँ से दे देंगे वो? अगर इनको न्याय देना होता तिहाड़ जेल को नहीं भरते मुलजिमों से, फांसी दो। राशन खिला रहे फ्री का, क्यों खिला रहे हो? इस तरह तो लड़कियां किडनैप होती रहेंगी और मर्डर होता रहेगा। जो है कि तिहाड़ जेल में मुलजिम कम होंगे नहीं, वो तो बढ़ते जाएंगे। तो दिल्ली की सड़क पे किसी महिला को रात के समय चलने में भी मुझे लगता है डर लगेगा। और चाहे कहीं भी जॉब करने से, रिसोर्ट या होटल में आप जॉब करने से डर लगेगा अगर न्याय नहीं मिला तो। क्योंकि इस तरह से क्या होता है कि जो ये दरिंदे होते हैं, जो गुनहगार होते हैं, उनके हौसले बुलंद होते जाते हैं। उनको लगता है कि क्या ही होगा उनका, ज़्यादा से ज़्यादा जेल में जाएंगे, हो सकता है वहाँ से वापस निकल आएंगे, कोई डर ही नहीं है। और भी हम थोड़ा सा आगे बात भी करेंगे कि ऐसे ऐसे केसेस की लाइक और भी कंट्रीज़ में क्या क्या सज़ा है, उस पर भी हम आएंगे। फिर आगे बताइए कि आप जैसे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, फिर हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे लटका हुआ है। 2014 से आप बता रहे हैं, तो आई थिंक करीब ये 8 साल होने को आए हैं। बिल्कुल। और 8 साल का ये जो पूरा ये आपका सफ़र रहा है, 8 साल में कैसे बीता आप? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी, मैं चाहूँगी कि आंटी से थोड़ा सा बात करें, माइक थोड़ा पास कर दें।
आंटी जी, मतलब मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगी दोबारा से। मैं समझ सकती हूँ कि कितना भयावह वो एक दर्दनाक मंज़र रहा होगा उस दिन का। और ये 10 साल बहुत ही पेनफुल होंगे, और होंगे क्या हैं ही, और आज भी न्याय नहीं मिला है। सबसे पहले तो आप ओवरऑल एक जो सिस्टम है इसको लेके क्या कहना चाहेंगी? ये कहते हैं कि मतलब हमारे देश का संविधान बहुत बेकार है, कि गरीब आदमी को तो बिल्कुल न्याय नहीं मिलता, कोई पूछताछ नहीं है। अगर हम वैसे गरीब नहीं होते तो क्या पता हमारे साथ ऐसे नहीं होता, या तो लड़की ही नहीं उठती, लड़की उठ भी गई तो इंसाफ तो मिल जाता। तो मैं कहती हूँ कि मतलब थोड़ा हमारे संविधान सही हो तो आज ऐसे हालत किसी को मतलब किसी की नहीं होती। एक जैसे अब दूसरी बेटी अंकिता है, जब हमको 10-11 साल हो गए हमें इंसाफ नहीं मिला, तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो अंकिता बेटा को भी इंसाफ मिलेगा? वो भी तो हमारी तरह भटक जाएंगे ऐसे ही। और जब तक भटकते रहेंगे और फिर उसके बाद हम लोग हिम्मत हार खुद ही हो जाते, क्योंकि कुछ तो रहता नहीं हमारे पास, न तो वैसे हमारे पास। आप क्या करते हैं अंकल, आप क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं। प्राइवेट जॉब। हाँ, तो उतना बहुत ही ज़्यादा इनकम नहीं होता होगा, बहुत ही एवरेज लाइक। तो और ऐसे में 10 साल में काफ़ी कुछ खर्चा भी आने जाने का होता है। हो जाता। अब फिर इसमें तो कुछ कहा नहीं जाता, फिर तो बेटे ऐसे ख़त्म होती जाएगी, हमारा मतलब समाज ख़त्म ही हो जाएगा फिर तो। बाकी जैसे दिन हम काट रहे ना, मैं तो सोचते हैं ऐसे दिन किसी दूसरी माँ को ना काटने पड़े। हर घड़ी हर पल मतलब इंतज़ार करते करते कि चलो पहले तो ये था कि वो आएगी, अब मतलब इंतज़ार करते करते हमें 10 साल हो गए कि हमें चलो न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। मतलब 10-11 साल से हम इंतज़ार करते कि चलो आज तो हमारा कानून सुनेगा, कल सुनेगा। पर अब यही लगता है कि इसलिए नहीं सुन रहा कि हम गरीब है। तो न तो हमारे मतलब न्यूज़ वाले सुनते हैं, चैनल वाले भी नहीं सुनते इतना तेज़ कि जो कहीं हमें हमारे उसको केस को मतलब आगे वो करें। जब ये घटना हुई, क्या मीडिया ने सपोर्ट नहीं किया था उस वक्त? मीडिया ने सपोर्ट नहीं किया। उस समय मीडिया ने भी सपोर्ट नहीं किया, और जो मीडिया आई हुई थी तो कुछ पुलिस मीडिया वालों आई ने भी थी तो भगा पुलिस भी वालों ने दिए। भगा दिए। कर अब तो लड़की मिल गई हो तो गई, अब क्या चाहिए पुलिस तुम्हें? वालों ने भगा दिया। अच्छा, ये कहा कि लड़की मिल गई। अच्छा, बॉडी मिल गई, ये कहे। हाँ मतलब बॉडी मिल गई, तो हम तो लड़की है ना, तो कह रहा बॉडी मिल गया तब क्या करोगे बोल तुम्हें आके? बॉडी मिल गई ये थोड़ी अब इंसाफ भी तो चाहिए था। उस हमें तो मतलब होश ही नहीं था, मतलब तब तो क्या होना क्या नहीं हुआ। पर बहुत बेकार दिन काटे। और अभी भी ऐसी है कि मैं कैसे उनको मतलब फांसी मिल जाए तो मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। खुद को भी आपको एक सुकून मिलेगा कि मैं 10 साल का ये जो पूरा रहा है। 11 साल हो गए, मैं 11 साल कम होते हैं, 12 साल लगने वाला है। आज तक तो मतलब उसकी सपने थे जैसे अब शादी शुदी कर लेते, सब चीज़ कर लेते। 19 साल की थी। हाँ ठीक 19 की थी। आज 30-32 साल की हो जाती। बीए सेकेंडरी प्राइवेट से कर रही थी, ओपन से जॉब वो कर तो रही यही थी। बोलती थी मम्मी, वो टीचर बनना चाह रही थी गवर्नमेंट की। कह रही थी कि मैं पहले पढ़ाई कर लूँ तो फिर मैं टीचर बनूंगी, थोड़ा छोटी मोटी जॉब कर लूँगी, अपना खर्चा भी चला लूँगी, ये कर लूँगी। तो मैंने कहा चल सही है। तो कहती पहले घर बनाएंगी उसके बाद देखूँगी। तो हम भी जब घर बनाने की सोच रहे थे, तो जब परसों अंकिता की मम्मी कह रही थी ना, तो वैसे हमारे हाल भी थे। वो भी अंकिता भी 19 साल की थी। मैं कहूँगी मतलब बच्चों में मतलब लड़कियों में कितना इच्छा होती है कि अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, इतने सपने लेके घर से बाहर निकलती हैं और ये दरिंदे ऐसे करते हैं। एक ये कमरा था हमारा भी छोटा सा, मम्मी यहीं पर आते जाते रहते, हर कोई मेहमान भी आते वहीं पर रहते, तो ऐसे करने एक कमरा बना देंगे। तो मेरे तनख्वाह मतलब हमारे उधर कमेटी वमेटी डालते तो कमेटी में से उठा रखे थे मैंने पैसे, तो हम उसमें डाल देंगे तो पापा के तक खाने के लिए हो जाएगी, मेरे घर बनाने में कर्ज देते रहेंगे। तो मतलब सब चीज़ की बात कर रखी थी हमने भी, चलो सर्दियों में घर बनाएंगे। न वो सपना रहा न बेटी रही। तो मतलब बड़ा अचंभा होता है ना कि क्या करें हम बेटे को, मतलब बड़ी मुश्किल से, हम गरीब आदमी हम पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अपना पेट काट काट के हमने उनको मतलब पढ़ाया लिखाया, लास्ट में ये दिन देखने पड़े। और कोई बेटा भी आपका कोई? अब बेटा भी हमें एक बेटा है एक बेटी। अब उसके पीछे से दो बेटा है, तब उसके बाद फिर बेटी है। 2 बच्चे आपके थे, इसमें से एक बेटी एक बेटा। 2 हो चार हो ना बच्चे, तो माँ के लिए तो सब अपनी अपनी जगह सब बच्चे होते हैं। वही है कि अब जब इंसाफ मिल जाता तो थोड़ा एक घटना के जो शुरुआत के 3-4 महीने थे, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, वो कैसा था? मतलब क्योंकि आप दर दर जा रहे थे और मतलब
इंसाफ के लिए भटक रहे थे? 1.5 साल में मेरे को होश नहीं था, सच बताऊं तो 1.5 साल के बाद निकली थी बात। ये अपने आप जाते थे, मैं घर में वैसे पड़ी ही रहती थी पागलों की तरह। मैं कभी मतलब जिठानी रहती थी, कभी मम्मी रहती थी, कभी बच्चों को पड़ोसी खिलाते थे हमारे। तो इतना होश नहीं था मतलब। जब 1.5 साल हो गया तब मुझे याद है, ऐसे मतलब ये नहीं था मेरी मतलब लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है, मतलब कुछ होश नहीं था। मैं कहीं नहीं जाती थी, खाना खाया चाहे नहीं खाया पड़ी रहती थी मैं घर पे। मैं कोर्ट भी नहीं जा सकती थी, लोग जाते थे इनके साथ, पर मैं क्योंकि मेरे को तो मतलब खाना ना पीना में कुछ होश नहीं था मुझे। जब ये 1.5 साल हो गया तब उसके बाद पता लगा मतलब ऐसे ऐसे हाल हो गए हमारे। तो उसके बाद भी बहुत धक्के खाए हमने, मतलब हर जगह गए थे, पर क्या करें। साथ में अंकल को नौकरी भी, उस पे भी जाना है। इनकी नौकरी भी छूट गई थी तब। 1.5 साल से भी घर में ही रहे थे, भी देखते रहते थे मेरे को ही, कहीं नहीं जाते थे। फिर कोर्ट की तारीख आती थी तब ये कोर्ट में जाते। हमारी में सहेलियाँ थे ना, तो वो पड़ोसी वो चले जाते थे इनके साथ गाड़ी करके। मैं मतलब नहीं गई थी। फिर हम 1.5 साल के बाद तब कोई ऐसे मैडम जैसे एक एनजीओ वाले आई, तो फिर उसने भी को लोगों को इकट्ठा किया, फिर कर कहाँ पड़ी है तो कैसे इंसाफ मिलेगा, तब गए थे। तब गई मैं द्वारका कोर्ट में, तब सारे लोग भी गए थे। करे जब तू नहीं आएगा तो हम कहाँ जाएंगे भला अकेला। फिर तब थोड़ा थोड़ा वो हुआ। फिर मैडम जी ने भी हमारा बहुत साथ दिया, योगिता जी ने। आप इनके यहाँ गई तो फिर क्या क्या चीज़ें आपने देखी, क्या उस वक्त चल रहा था, फिर आपने क्या मतलब स्टेप्स लिए थोड़ा सा? जब निर्भया के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और निर्भया के लिए इतना पूरे विश्व में सपोर्ट आ रहा था, तो मैं भी जब जंतर मंतर पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो हमें केसेस आने लगे। तो जब इनके बारे में जिनका इन्होंने जिक्र किया, उन्होंने हमें संज्ञान दिया कि ये ऐसा केस निर्भया जैसा है और निर्भया से पहले है, और इसके लिए भी आप आंदोलन कीजिए। तो जब हम इनसे जुड़े, तो जब हमने सुना तो हमारा जो ग्रुप बना था आंदोलन वाला, तो हमने सोचा इनको सपोर्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है, और फिर हमने इनके साथ जुड़े। तब तक इनका, क्योंकि निर्भया की वजह से, जैसा इन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक में जल्दी हो गया, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बट जब सुप्रीम कोर्ट में इनका और निर्भया का केस सेम पैरेलल था, क्योंकि वो पहले पहुंच गया वहाँ पर, और हम लगातार, मैं क्योंकि उनके केस में भी मैं लगातार सुप्रीम कोर्ट में फॉलोअप करी थी, तो सेम रेमेडीज़ हम इन्हीं के लिए भी यूज़ कर रहे थे। पर अनफॉर्चुनेटली हाईलाइटेड नहीं था, तो इनका पीछे ही दब के रह गया। निर्भया की जब फांसी लगी तो मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी, क्योंकि मैं उसमें भी हर हेयरिंग में जाती थी और मैं निर्भया आंदोलन में भी उनके केस में भी काफ़ी लगातार उस पर वॉच रखी हुई थी, तो जाती थी। तो मेरे माइंड में बस एक ही बात चलती थी कि अब निर्भया और साथ साथ किरण साथ साथ चलता था। और जब जैसे ही वहाँ फांसी हुई तो हमने अपील और एग्रेसिवली डालनी शुरू की। हमारे साथ जो परी में लोग जुड़े हैं, लॉयर्स जुड़े हैं, उन्होंने अपील डाली। अनफॉर्चुनेटली ये स्टेट वर्सेस केस रहता है। निर्भया के समय भी उनकी माताजी को दिक्कत होती थी, पर फिर भी क्योंकि हाईलाइटेड था, उन्हें मौका मिल गया बात करने का, या जो प्रोबोनो लॉयर्स हैं उनको बोलने का। इनके केस में अनफॉर्चुनेटली हमें वो मौका नहीं मिला। मैं खुद इनके साथ लास्ट हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट में थी तो वहाँ पे एक लॉयर हैं जो स्टेट, मतलब जो लड़कों को बचाव कर रहे हैं, गवर्नमेंट लॉयर, उस एक शिराजुद्दीन है, सीनियर एडवोकेट, क्योंकि अंग्रेज़ी में होती हैं सारी। इनफैक्ट आशा जी को भी, निर्भया की माता जी को भी मैं बताती थी अगर अंग्रेज़ी में कुछ उसका अनुकूल करना पड़ता था। और इनको भी मैं बताया कि इन्होंने पूछा क्या बोल रहे, तो उन्होंने, एक तो हमारे देश का ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट की सारी हेयरिंग और सारे ऑर्डर आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं, या तो 2 कॉपी हो, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। बोला भी तो ये लोग कुछ बोलना भी चाहें, अगर आशा जी भी बोलना चाहती थी या किरण के पापा भी कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ अगर कुछ चीज़ें ठीक नहीं, तो वो बोल ही नहीं पाएंगे, वो कैसे समझ पाएंगे। तो जब एक सीनियर एडवोकेट ने बोला लास्ट हेयरिंग में, जब फाइनल आर्ग्यूमेंट हो रहा था, उसमें शिराजुद्दीन है, मैं उसका नाम भी बोलना चाहूँगी, उस लॉयर ने एक्यूज़ को बचाते हुए बोला कि वो रिफॉर्म हो गए हैं, उनको क्षमा दे देनी चाहिए। कम से कम उन्होंने हत्या कर दी, मार दिया, कम से कम काटा तो नहीं उसको। शिराजुद्दीन सीनियर एडवोकेट, और आज भी, और मेरे को ऑब्जेक्शन है कि जजेस ने भी इस बात को ऑब्जेक्ट नहीं किया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, उसे बोलने दिया गया ये बकवास। वो आज भी प्रैक्टिस कर रहा है, पर ये अगर अपना कुछ बोलना चाह रहे थे, इन्हें बोलने नहीं दिया गया। ये तो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, एंड आई हैव नो शेम टू से इट ऑन द चैनल। मैं तो बोल लूँगी कि ऐसी चीज़ें गलत हैं, और ऐसे इंसान को प्रैक्टिस करने का कोई हक नहीं है जो इस तरह की असंवेदनशील बातें कर रहा है। और कोर्ट रूम में ऐसी असंवेदनशील बातें होती हैं, जजेस भी कुछ नहीं बोलते हैं, कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। इतनी ज़्यादा मतलब क्रूरता, जो कहते हैं दरिंदगी करने के बाद भी कह रहे हैं कि मतलब सिर्फ काटना ही बाकी रह गया था।
उसने इंग्लिश में बोला कि एटलीस्ट ही डिड नॉट चॉप हर बॉडी। तो ये सब सुनने के बाद फ्रस्ट्रेशन होता है, हम कितना ही इनके साथ हम हौसला बंधा लें, बट जो इन्होंने देखा है हम तो उसका मतलब ये कहना चाह रहे थे, मतलब बॉडी तो दे दी कम से कम। ये हमारे देश के वकील हैं और वो आज भी प्रैक्टिस करें। और प्लस इनको इतना सपोर्ट जो मिलना चाहिए था, देखिए मीडिया से नहीं मिला, अब जाके मिल रहा है, शुक्रिया आपका, आप उठा रहे हैं। क्योंकि अंकिता की बात करें, क्योंकि अंकिता को कैसे न्याय दे पाएंगे जब हम हमारी इस बच्ची को न्याय नहीं दे पाए हैं। और क्योंकि केस हाईलाइट नहीं हो पाते, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए कि खुद से न्याय मिले ऐसा, क्योंकि बच्चियों के साथ दरिंदगी इसीलिए तो हो रही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मीडिया में हाईलाइट हो तभी उसकी। कि अभी अंकिता केस में भी कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा, मतलब तो अगर वही पहाड़ की दूसरी निर्भया ना बन के रह जाए। हमें उम्मीद है कि इनको तो इनका भी फैसला रिजर्व है, फांसी ही होनी चाहिए, हमें फांसी ही चाहिए, रिजर्व हो रखा है। मुझे पता नहीं कि हमारे कोर्ट और हमारे जजेस डरते हैं फांसी देने के लिए, पर ऐसे दरिंदे, अगर इनकी सज़ा फांसी नहीं तो क्या होगी? और अगर इन्हें फांसी नहीं मिली तो फिर मुझे नहीं लगता अंकिता को कभी न्याय मिलेगा। आप की आई थिंक फाउंडेशन है परी नाम से, है ना? तो आप तो इस तरह के और भी केसेस देखती हैं, तो वहाँ पे भी क्या आपको पुलिस और जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है सबका आपको कुछ इसी तरह का रवैया देखने को मिलता है? देखिए मेरे लिए कोई नई बात ही नहीं है। जब उन्होंने बोला एफआईआर ने कि भाग गई होगी, ये मतलब ये लाइनें मेरे दिन में कम से कम 100 बार मैं सुनती हूँ। हमारे पास केसेस आते हैं, पुलिस इतनी असंवेदनशील है, अगर पुलिस अपना काम ठीक से कर ले ऐसे केसेस हो ही ना। और सबसे बड़ी बातचीत मानसिकता की है। लड़के ऐसे क्यों हैं, ऐसी परवरिश क्यों है? इसमें 2 सगे भाई इन्वॉल्व थे, ऐसे गुंडागर्दी कर रहे थे अपने घर में। उनकी माँ ने उनको कभी नहीं पूछा कि आप ऐसा कहाँ जा रहे हैं? टोटल 3 आरोपी थे इसमें जो दोषी करार दिए गए हैं। 3 हैं, 2 सगे भाई। 2 सगे भाई। हाँ जी। तो ऐसी क्या परवरिश उसके माँ बाप ने कर दी? और कोर्ट में ऐसे बोला जाता है कि उनके माँ बचपन में मर गई तो ऐसा हुआ, तो इसलिए वो ऐसा हुआ। ऐसी दलीलें देखिए उन्हें बचाया जा रहा था। ऐसी मानसिकता के लोग हैं कहाँ? हमारे समाज में ही तो है। जानती हूँ जिनकी बचपन में माँ गुजर जाती है, लेकिन ऐसे तो नहीं होते, बहुत ही डिसेंट भी मैंने देखे। ये सिर्फ उनका मतलब एक एक्सक्यूज था, और ऐसे न जाने कितने दरिंदे हमारे आसपास घूम रहे हैं। तो ये पुलिस की असंवेदनशीलता, समाज की असंवेदनशीलता है, माँओं की असंवेदनशीलता, पिता की असंवेदनशीलता है कि ऐसे लड़के आपके घर में पैदा होकर पल बढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर क्या दरिंदगी है। क्या आपका सवाल बेटों से नहीं बनता है पूछना? तो ये सारे हम समाज अपनी बेटियों को फेल कर रहा है। मतलब ऐसे लोगों के हौसले क्यों बुलंद होते हैं? क्यों एक खौफ नहीं है, ना पुलिस का ना कानून का? रीज़न क्या लगता है आपको, और क्या सज़ा होनी चाहिए इनकी? क्योंकि बिल्कुल इनकी जो संवेदनशीलता है, जो ये बोल रहे हैं कि इनको हमने पहले भी सुना है कि ये कहते हैं कि शूट कर देना चाहिए। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप 9 साल निर्भया जैसे केस में, जो कि हाईलाइटेड है, 9 साल लग गए। अभी इनके केस में तो अभी तक पता भी नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है। तो अब क्या बोलेंगे? अगर जब तक आप ऑन द स्पॉट, मतलब एक विद इन टाइम बाउंडेशन अगर आप सज़ा नहीं देंगे तो क्या मैसेज दे रहे हैं? आप पोटेंशियल रेपिस्ट को उसके माइंड में डाल रहे हैं कि कर ले, कुछ नहीं होने वाला है, कोई बात नहीं। तो ये आपको सज़ा जो देनी है विद इन अ टाइम बाउंड देनी चाहिए, वो नहीं देता हमारी कानूनी। अगर कोई वीआईपी हो या कोई भी हाईलाइटेड सेलिब्रिटी का केस, तो ओवरनाइट कोर्ट खुल जाती है, आधी रात को भी कोर्ट खुल जाती है। ऐसे केस में 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में लटक गया केस, क्यों लटक गया? मैं पूछना चाहती हूँ जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट में भी मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहती हूँ, ऐसे केसेस में अगर आप न्याय नहीं देंगे तो कौन से केसेस में आप न्याय देंगे? प्रायोरिटी पे बिल्कुल रखते ही नहीं है, ये आपने कहा। और बाकी जैसे हम बात कर रहे थे कि क्यों आखिरकार इनके अंदर खौफ नहीं है। हम देखते हैं कि और भी कंट्रीज़ की हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल वहाँ पे मतलब एक पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन इंडिया में पनिशमेंट भी है लेकिन उसका कोई डर नहीं है। रीज़न आपको क्या लगता है? मतलब बार बार सेम क्राइम होते जाते हैं। एक आई थिंक कि दादरी के पास 1-2 साल पहले क्राइम हुआ था कि न्यू ईयर के दिन जस्ट फॉर फन दे किडनैप्ड हर, कुछ ऐसा हुआ था। और ये तो मतलब ये एक नॉर्मल सा उनके लिए हो गया है कि राह में कोई चल रहा है, गाड़ी से मतलब अपहरण किया, रेप किया, छोड़ दिया, कहीं पे फेंक दिया। तो ये तो बहुत नॉर्मल सा ऐसे हो गया है। और हम आप लोग कोई नेता मंत्रियों के पास भी गए थे गुहार लगाने के लिए? किसने क्या क्या कहा था बताएं? किस किस के पास गए थे? मंत्रियों के पास भी गए थे, मुख्यमंत्री के पास। राजधानी की जो मुख्यमंत्री लेडीज होने के नाते, और मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों की नानी के और दादी के बराबर उम्र के, उसके पास गए तो उसने ये कहा कि ऐसे केस होते रहते हैं। ये तो हमारे राजधानी में दिल्ली की मुख्यमंत्री का जवाब था। ऐसे केस तो होते रहते ऐसे केस होते रहते हैं।
लेकिन सजेशन आगे का नहीं दिया। और बाकी मुख्यमंत्री हमारे जो है कि हरीश रावत जी हमारे को सपोर्ट करे हैं। उन्होंने बोला है, उन्होंने जंतर मंतर पर पब्लिक के बीच में 7 लाख का मेरे को चेक दिया था और बोला कि जॉब लगाएंगे। तो जॉब तो अभी तक लगा नहीं है। गए भी था, मैं 2 बार गया था देहरादून में उनके मंत्रालय में, तो उन्होंने इस पर गौर नहीं करा। उसके बाद जी फिर दोबारा गया, तीसरे बार गया मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास, तो उन्होंने 1 लाख का मेरे को सपोर्ट करा है, ड्राफ्ट भेजा था और बोला हम एक्शन लेंगे। लेकिन एक्शन कौन लेता है, सब भूल जाते हैं। कुर्सी छूट जाती है तो सब भूल जाते हैं। कौन लेता है एक्शन? गरीब को कोई सपोर्ट नहीं करता है। और बाकी मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुलजिमों को जल्द से जल्द खात्मा किया जाए, विनाश किया जाए। जिस तरह के हैदराबाद में एनकाउंटर में जो है हुआ था, वो अच्छा रहा रोल। घटना दिल्ली की अंकल, और घटना दिल्ली की हो चाहे तो हिंदुस्तान की है। दिल्ली में भी आप और तो कहाँ कहाँ दिल्ली में जो है कि मतलब महिला आयोग गए थे आप? जी, महिला आयोग, महिला आयोग के पास गए थे। तो महिला आयोग ने जो है हमसे लेटर मांगा, मोबाइल नंबर मांगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने ना कॉल करी ना उन्होंने कुछ एक्शन लिया। क्या हमारे लिए महिला आयोग, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि गरीब के साथ में कुछ नहीं है। अमीर आज के टाइम पे जो भी फैसिलिटी है, जो भी वो है, मतलब दादागिरी, जो भी वो कुर्सी की दादागिरी है कि जो बड़े लोगों की सुनाई जल्दी होती है, गरीब के लिए कुछ नहीं है। गरीब की तो आवाज़ भी दबा देते हैं, उसको तो खात्मा ही कर देते हैं। जब एक तिहाड़ जेल में कैदियाँ, वो दुष्कर्मी जेलर के साथ में मारपीट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फाइल है, जज फांसी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी कि सुप्रीम तिहाड़ में जो है कि जेलर को मार रहे हैं, उसके बाद भी वो फांसी का फंदा नहीं दे रहा उनको। क्यों पाल रहे हैं उनको? सरकारी राशन खिला रहे हैं और तिहाड़ जेल भर रहे हैं। इस तरह तो न जाने कितने मतलब क्राइम होते रहेंगे और न जाने कितनी बेटी बर्बाद हो जाएंगी, खात्मा हो जाएगा। जब डर भय नहीं रहेगा, अगर फांसी बराबर मिलता रहे, जितने भी ये रेपिस्ट केस हैं इनको, मुलजिमों को बराबर फांसी दिया जाए, तो ये क्राइम भी रुक जाएंगे। अंकल 10 साल हो चुके हैं, मतलब अब आपका एक अगर मेंटल स्टेटस की हम बात करें कि अब क्या सोच है आपकी? क्या आपको अब लगता है, एक उम्मीद बची भी है कि न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, जैसे आपका पूरा ये 10 साल में आपने देखा है? आज का टाइम जब 10 साल से ऊपर हो गया, आज मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुश्किल मिलेगा, क्योंकि कुल मिला के अमीरी और गरीबी है। गरीब को सपोर्ट कोई नहीं करता है। अमीर के लिए सब कुछ है, गरीब के लिए कुछ नहीं है। गरीब के लिए न थाना है, न कोर्ट है, न न्याय है। वो अपनी गरीबी में मर जाता है। और ये हमारा हिंदुस्तान का संविधान है। संविधान मैंने सुना है, देखा नहीं है। फॉरेन कंट्री का संविधान मैंने बहुत अच्छा देखा है। अंकल किताबों में ही लगता है रह गया है, किताबों में रह गया। फॉरेन कंट्री का मैंने संविधान सुना है, वहाँ पर जो है कि इतने साल नहीं गुजरते वहाँ तो बस मुलजिम हाथ में आना चाहिए, उसके बाद तुरंत उसका कांड कर देते हैं। और कांड भी ऐसे करते हैं जैसे किसी का नहीं होता, इस तरह करते हैं, मैंने सुना है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में पॉलिसी है, गरीब को कोई सपोर्ट नहीं करता है। कानून, थाना, वो तो थाने वाले तो धुतकारते हैं गरीब आदमी को। अमीर जाएगा तो चाय कॉफी सलूट मारेंगे, चाय कॉफी कुर्सी मिलेगी, सोफा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हमारे को न्याय भी नहीं मिलता है। ये स्थिति आ रही है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बस एक नारा है। पूरा जो है जितने भी वाहन हैं उन पर लिखा हुआ है, लेकिन
इस तरह अगर बेटियां का किडनैप होता रहेगा, मर्डर होता रहेगा, तो मतलब जो है कि बेटी नहीं बचेगी, नारा सिर्फ नारा ही रहेगा। और हो सकता है आज मुझे न्याय नहीं मिला, 10 साल 11 साल होने वाले हैं, अंकिता भंडारी को क्या जल्दी न्याय मिल जाएगा? कौन देगा? वो भी तो एक अभी गरीब तो गरीब परिवार हालांकि की है। उसको भी जॉब और पैसे का आश्वासन आई थिंक कुछ दे भी दिए हैं, कुछ ऐसा ऐसा है। लेकिन वही बात है कि क्या मतलब ऐसे ही चप्पल वो रगड़ते रहेंगे क्या उसके माँ बाप? माँ की हालत तो बहुत बुरी है, मैं खुद देख के आई हूँ, मिल के आई हूँ, जैसे जान ही नहीं बची हो उनके अंदर, जैसा आंटी बता रही थी, जैसे उनकी हाल हुआ था वैसा ही। जिससे साथ में बीतती है उसके माँ बापों पे जान नहीं रहती है। वो तो ये है कि मजबूरी है, जाना है कहीं पर, थोड़ा सा सहारा है कि उम्मीद है कि मतलब न्याय मिलेगा, वहाँ से न्याय मिलेगा, वहाँ से न्याय मिलेगा, लेकिन गरीब के लिए कहीं भी न्याय नहीं है। और लाख रुपए देके क्या समझते हैं कि मतलब कि ये काफी हो जाता है? पैसे से तौल सकते हैं कि आपकी एक बेटी हुई? लाख रुपए की कीमत है बस। क्या बताएं अब, राजधानी की मुख्यमंत्री है, लेडीज है, लेडीज हैं तो आपको एक हैं? उम्मीद होगी कि चलो मतलब कम से कम वो तो उसको एक समझेंगी। बच्ची का किडनैप है, उसका रेपिस्ट, उसको मर्डर, ये सारी स्थिति का विषय में बताया है, उसके बाद भी वो कह रही है कि मतलब ये तो होता रहते हैं, तो होते रहते हैं। तो मतलब इस तरह तो जो है कि जो दरिंदे हैं, वो जो नए दरिंदे पैदा होंगे वो तो खुले मतलब हाँ, तो शायद तो कहीं ना कहीं यहीं से मिलेगी जब छाती चौड़ा मेन करके राज्य का चलेंगे। मुखिया अगर ऐसा कह रहा है, और भी नेता मंत्रियों को मैंने तो कहते हुए सुना है कि ये तो आम बात होती है, तो होता रहता है। तो मतलब समाज कहाँ जा रहा है? हमारा भारत का संविधान जो है बस ये किताबों में यहाँ पे रह गया है। आंटी, आप कुछ अंत में कहना चाहेंगी? अभी 10 साल के बाद आपको क्या उम्मीद लग रही है ये सिस्टम से? ये सिस्टम से मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर हमारी बेटी की जगह 10 साल की बेटी होती है, वो वकील की बेटी होती, तो ऐसे ही लटके रहते वो भी हमारी तरह। उनके लिए तो उनको इंसाफ मिल जाता ना था। ये उनकी बहू होती, पोती होती, कुछ भी हो सकता है। अच्छा होएगा भी तो ऐसे रखेंगे, वो ऐसे लड़का के रखेंगे उनको कि नहीं मुजरिमों के साथ देंगे। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि भाई बेटी तो सबकी एक जैसी है, चाहे हमारी हो चाहे बाहर की हो, लड़की तो लड़की है। मतलब सब माँ को एक जैसा दर्द होता है, सब माँ बाप को। तो इतना जज साहब को भी मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इतना अपने दिल से लगा के सोचे कि अगर मेरी बेटी होती इन गरीब माँ बाप की तरह तो मैं क्या करता, क्या कैसे मैं जी जाता 10-11 साल मतलब। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहती अपने संविधान से। अब बाकी मदद क्या, पैसे तो क्या है, ये कागज़ के टुकड़े हैं, इससे औलाद थोड़ी खरीद पाएंगे हम। कुत्ता बिल्ली तो है नहीं कि चलो भैया कुत्ता मर गया तो दूसरा खरीद लेंगे, इंसान है हम। तो पैसों से कुछ नहीं होता। अब अंकिता को पैसे दिए तो क्या वो लौट के आ जाएगी? नहीं आएगी ना। पैसों से कुछ नहीं होता। इंसाफ मिल जाए तो उसी में सब चीज़ की तसल्ली है। और जो जिंदा हो चाहे मजदूरी करे, दिहाड़ी करे, चोरी करे, फिर भी खा सकता है इंसान। पर जो चला गया वो ना खाएगा, ना उसके सपने अधूरे के अधूरे रह गए। हमारी सारी उम्मीदें मतलब अधूरी रह गई। अब एक ही उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिल जाए, और बाकी कुछ नहीं, हमारी उम्मीद कुछ नहीं है बाकी। अब और सरकार साहब क्या उम्मीद करे? जो 11 साल से उम्मीद पर, इसी उम्मीद पर टिके हैं, और चीज़ की उम्मीद तो हम करते भी नहीं। पर यही उम्मीद है कि हमें इंसाफ दिला दे जल्द से जल्द बस। तो जल्द से जल्द यहाँ पर इंसाफ दिला दें। और जिस तरह से इस घटना को 10 साल पूरे हो चुके हैं, अभी तक न्याय यहाँ पर नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया में भी केस तब नहीं आया, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी ज़्यादा कह सकते हैं प्रेशर यहाँ पर नहीं बना है। तो बार बार जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि जब तक क्या कोई केस इस तरह का मीडिया नहीं दिखाएगी, क्या उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। पहाड़ की पहली जो निर्भया है अंकिता ने, सॉरी यहाँ पर किरण नेगी, उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो क्या अंकिता को यहाँ पर इंसाफ मिल पाएगा? ये मेरा बार बार सवाल है। बाकी अब तीनों से बात करने के बाद जो यहाँ पर पूरा सिस्टम आज हमने समझने की कोशिश की, आप लोगों ने भी यहाँ पर सुना कि किस तरह से पुलिस यहाँ पर धुतकारती है, गरीब हैं। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि एफआईआर मतलब यहाँ पर लॉन्च ही नहीं करती है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब कोई भी ऐसा घटनाक्रम होता है तो जो आम आदमी होता है सबसे पहले कहाँ जाता है? थाने ही जाता है। और वहां से किस तरह की चीजें यहाँ पर हुई आपने देखा। और उसके बाद हाई कोर्ट, देन उसका सुप्रीम कोर्ट में मामला 8 सालों से यहाँ पर लटका हुआ है। तो कैसे क्या उम्मीद करें कि इन दरिंदों को यहाँ पर जो है फांसी होगी, उनको सजा मिलेगी? कब से दोषी करार दिए जा चुके हैं, हाई कोर्ट ने फांसी का ऑर्डर भी दे दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी भी लटका हुआ है। आराम से जो अपराधी हैं जेल में बैठे हैं, जेलर की पिटाई तक वहां पर कर रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं। और इस तरह से ना जाने कितनी ही निर्भया एक के बाद एक आती रहेंगी। और
ना जाने कितनी निर्भया ऐसी होंगी जो कि मीडिया के सामने उनका केस नहीं है, और पता नहीं कितने ही ऐसे माँ बाप होंगे जो कि इसी तरह से दर्द में होंगे और इसी तरह से ना जाने कितने साल अपनी बेटी को जो है न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहे होंगे और भटक चुके होंगे। और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अंकिता भंडारी के माता पिता हैं, वो भी सिर्फ यही कह रहे हैं कि या तो इनको फांसी दे दो या गोली मार दो, सिर्फ न्याय दे दो, उनको पैसे नहीं चाहिए। माँ जी ने जैसे यहाँ पर बताया कि पैसे से वो अपनी बेटी को वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन अगर न्याय मिलेगा तो बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी और इनको भी थोड़ा सुकून मिल पाएगा। तो पैसे से यहाँ पर बेटी को मत तौलिए, न्याय देने की कोशिश कीजिए। हम सभी की दरख्वास्त है, उत्तराखंड तक की दरख्वास्त है इस पूरे सिस्टम से कि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाइए और थोड़ा क्विक बनाइए। 10-10 20-20 साल यहां पर जब सजा नहीं मिलेगी तो ये जो न्यायिक व्यवस्था है हमारे देश की, इससे कहीं ना कहीं आम जनता का विश्वास पूरी तरीके से उठ जाएगा। तो फिलहाल आज इतना ही। आपकी क्या कुछ राय है इस सिस्टम को लेकर, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ है या आपके आसपास कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ है तो पुलिस और पूरा सिस्टम ने क्या रवैया अपनाया या नेता मंत्री ने क्या कुछ कहा, आप जरूर यहां पर लिखिए, ताकि सभी इस तरह के लोगों के नकाबपोश जो है यहाँ पे मुखौटे जो लगा रखे हैं वो सामने यहाँ पर किस तरह से बिहेव किया जाता है वो भी यहाँ पर हम आपसे चाहेंगे कि आप यहाँ पर लिखकर भेजें। नमस्कार।